नमस्कार, पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं गिरीश जोशी जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत स्वागत है गिरीश जोशी जी आपका। धन्यवाद। और आज का विषय वैश्विक बाजारों से लेकर भारतीय एमएसएमईज और भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर जो चिंता है उस पर आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ट्रंप का एक सोशल पे जो मैसेज आता है वो क्या कह रहे हैं। अब फिर से कुछ चेंजेस आए हैं। कल 104% ड्यूटी उन्होंने चाइना पे लगाई थी। चाइना ने रेसिप्रोकल 94% और फिर अब चाइना पर 125% टैरिफ यूनाइटेड स्टेट्स ने लगा दिया है इफेक्टिव इमीडिएटली। उन्होंने ये भी कहा है कि चाइना को अब ये समझ लेना चाहिए कि अमेरिका लूटने के लिए तैयार नहीं है। बाकी उन्होंने कहा कि 75 देशों ने मुझसे बात की है जिसमें उन्होंने ट्रेड नेगोशिएशन, ट्रेड बैरियर टैरिफ्स, करेंसी मैनिपुलेशन, नॉन मॉनेटरी टैरिफ्स और जिन कंट्रीज से मेरे स्ट्रॉन्ग सजेशंस थे उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया, उनको मैं 90 दिन का पॉज दे रहा हूं और सब्सटैंशियली लोअर्ड रेसिप्रोकल टैरिफ ड्यूरिंग दिस पीरियड यानी कि 10% इफेक्टिव इमीडिएटली सब पे लगा रहा हूं। इसमें स्टील और एल्युमिनियम भी शामिल हैं और 125% ड्यूटी चाइना पर। इस सारे परिवेश को गिरीश जोशी जी आप कैसे देखते हैं और अब वैश्विक राजनीति में क्या होने वाली है उथल पुथल, इसके बारे में आपके कमेंट। धन्यवाद आत्मा जी। देखिए, पहले तो ट्रंप ने जो बगैर सोचे ही एक्शंस ले लिए उसको समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको बेसिक एक चीज बता दूं, कुछ कंपनियों के मैं टोटल 25 कंपनियां हैं अमेरिका की, ऑल वेल नोन कंपनी, फोर्ड, जनरल मोटर्स, टेस्ला, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, डेल, कैटरपिलर, जनरल इलेक्ट्रिक, जॉनसन एंड जॉनसन, कोको कोला, पेप्सी, ये सारे के सारे चाइना में प्रेजेंट है। इनकी सारों की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही है। तो तुम किसको चार्ज कर रहे थे? तुम अपनी कंपनी का प्रॉफिट वहां पर भी कम कर रहे थे और यहाँ पे तुम एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करवा पा रहे हो। तो ये बिल्कुल बगैर सोचे ये था कि जब भी इजी वर्किंग में सस्ता प्रोडक्शन हो रहा था तो शायद बाइडन ने उनको उस वक्त जो परमिशन दी थी, और वो ऑब्वियस था कि भाई क्योंकि प्रॉफिट तो अल्टीमेटली अमेरिकन कंपनी का बढ़ रहा था। तो जब ये सब कंपनियां वहां पे बैठी हुई हैं चाइना में, तो तुम किसको पेनलाइज कर रहे थे? ये आफ्टर थॉट होगा इसका, क्योंकि एलन मस्क ने तो खुल के इसका विरोध कर लिया कि भाई तुम क्या करना चाहते हो। गीगा फैक्ट्री टेस्ला का चाइना में ही है, उसका 75% प्रोडक्शन वहां से आ रहा है। वॉलमार्ट का 85% प्रोडक्ट जो पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसका हब ही चाइना है। अब इसको तुम अगर शिफ्ट करते हो, और सीधा सा हिसाब है, अमेरिकन बिजनेसमैन मानते हैं कि जो $5 लेबर वर्क फोर्स में काम हो रहा है चाइना में, वो अमेरिका में लाने से तो आपका $15 हो जाएगा। वेर इज द प्रॉफिटेबिलिटी? और फिर आपने मार्केट खत्म कर दी, क्योंकि आपके नेबर्स भी आप पे टैक्स लगा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका डिमांड मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो कहां से आएगा? अब इसकी ये भी समझ में आ रहा है कि भाई रेयर अर्थ मटेरियल भी तो आपको चाइना से प्रोसेस करवाना है, आपको चिप्स भी चाइना से लेनी है, कंपनियां भी वहां पर है। तो इसने ये कोशिश करी थी कि भाई उसका एंड रूट जो है वो भी बंद हो जाए। उसने वियतनाम पे भी टैक्स बहुत हैवी लगा दिया, हांगकांग पे भी लगा दिया, सिंगापुर जाके घुटने टेक रहा था, क्योंकि सिंगापुर दोनों तरफ चल रहा है। तो ये जो हमारी परिस्थिति है वही सिंगापुर की भी है। तो जो आज जो नहीं झुके थे उनको फायदा हो गया, और हम लोगों ने सामने से जाके टैक्स रिड्यूस कर दिया। अब वो अगर उस पर हम वापस जाते हैं तो ये होगा कि वी हैव बैकस्टेप द अमेरिकन, तो वो और रिटेलिएट करेगा चाइना की तरह। तो हम लोगों ने शायद थोड़ी सी गाई कर दी। अगर हम भी थोड़ा रुक जाते तो ये वहीं आके बैठ जाता। और अभी आप जो बोल रहे हो उसके ऊपर आप अगर घूमोगे तो ट्रंप ने कोई अपॉर्चुनिटी छोड़नी आपको दुनिया में बदनाम करने की, क्योंकि वैसे ही वो अपने को कोई सॉफ्ट कॉर्नर दे नहीं रहा है। तो दिस वाज द मिस्टेक, लेटली रियलाइज्ड। अब वो 90 डेज में वो एक्सेस करेगा, क्योंकि आप देखिए वहां पे अमेरिका के ग्राउंड लेवल पे तो धंधे खत्म हो गए। हमारे यहाँ नेबर्स में कई लोग हैं जिनकी मोटल्स होटल्स हैं, वो बोले 50% में हम लोग ऑफर कर रहे हैं, कोई लेने को तैयार नहीं है। तो होटल बिजनेस खत्म हो गया, टूरिज्म आपका खत्म हो रहा है, क्योंकि वीजा तो आपने वैसे ही स्ट्रिक्ट कर दिया, आप जिसको मर्जी आता पकड़ के वापस भेज रहे हो। तो ये पूरा एनवायरमेंट एक कम्बरसम हो गया। इसको जो था कि मैं पहले इंडिया को अलग करूंगा, रशिया को अलग करूंगा, फिर चाइना को अपने घुटनों पे लाके ठोक दूंगा, लेकिन ये इसका मिस कैलकुलेशन हो गया। अब चाइना उससे फोर्सफुली रिटेलिएट करेगा। तो एक समझ लीजिए कि जियोपॉलिटिकल बिजनेस में तो पूरा समीकरण अब बदल चुका है। अब ऑल्टरनेट भी सब लोगों ने ढूंढ लिया है। तो अमेरिका का जो मोनोपोली था बायर का, वो शायद धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो वही विल हैव टू कम इन लाइन, ये सीधा सा दिख रहा है जी। इसमें एक और चीज मैं आपसे पता करना चाहता हूं। एक ट्वीट के जरिए एक एक्सपर्ट ने ये कहा कि जो शिपमेंट्स हैं
अप्रैल 17 से यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ने इम्पोज किया है एक फी 1.5 मिलियन पर पोर्ट कॉल फॉर शिप्स मेड इन चाइना, और $5,000 जो है टू 1 मिलियन इफ द ओशन कैरियर ओन्स अ सिंगल शिप मेड इन चाइना। मतलब कि अगर वो चाइनीज शिप है तो उस पे 1.5 मिलियन, और अगर एक शिप उस कैरियर के पास है तो 500 से 1 मिलियन पैसा जो है उसको एक्स्ट्रा चार्ज होगा, ताकि और चाहे उन्होंने ऑर्डर भी कर रखा हो चाइनीज शिपयार्ड से, उस शिप पर भी चार्ज होगा। तो ये पनामा कनाल पे जिस तरीके की फीस की बात ये हो रही है, तो क्या जो हाई सीज में माल जा रहा है दूसरे देशों से उसको भी चाइनीज शिप्स के जरिए रोका जाएगा? तो ये माल फिर करेंगे क्या, क्योंकि वापस तो ये डंप कर नहीं सकते हैं, तो क्या ये सी में डंप हो जाएगा, या इस पे भी कोई रिलीफ आने की उम्मीद है आपको? नहीं, इंटरनेशनल मैरीटाइम रूल में तो देखिए शिप कहाँ पे बनी है उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, वो किस फ्लैग के नीचे रजिस्टर हुई है। ज्यादातर शिपें पनामा में रजिस्टर होती हैं, यूएस में होती हैं, काफी कर सिंगापुर में होती हैं। तो वो किस पे पेनलाइज करेगा, अगर वो चाइना से बनी हुई है उस पे, या जिस फ्लैग के अंडर वो शिप चल रही है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि चाइनीज शिप चाइना के फ्लैग में ही रजिस्टर्ड हो, काफी होंगी। और इसमें भी क्या है कि एक तो ये अपने आप से नहीं चल पाएगा, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इसको डिसाइड करता है, तो वो करने जाएगा। अभी भी आपको ट्रांसफर नहीं हुआ है पनामा, अभी भी हांगकांग की पार्टी के पास ये, तो ही विल डिसाइड आप कैसे रेट डिसाइड कर रहे हो। और ज्यादा से ज्यादा ये होगा तो ट्रांसशिपमेंट्स होना शुरू हो जाएंगे। आप हाई सी सेल कर सकते हो, मैं अपना ही सामान दुबई में बेच दूंगा, दुबई में ट्रांजिट करा दूंगा। ट्रांजिट इज एवरीवेयर गोइंग ऑन, सिंगापुर हांगकांग अपने यहाँ हो रहा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है ये जो करता है। वही मैं सोच रहा हूँ कि ये जो कर रहा है वो किसी को बगैर पूछे कर रहा है, क्योंकि यू आर नॉट फ्री फ्रॉम इंटरनेशनल लॉ। अगर आपने पूरा इंटरनेशनल लॉ ही तोड़ देना है तो सब अपनी मर्जी करेंगे। अभी आपने कहीं पढ़ा था साइड पे कि इंडोनेशिया और इसके पास आके रशियन पेनामेक्स वेसल्स खड़ी हैं ऑयल की, वो वहीं पे उन्होंने पेट्रोल पंप खोल दिया है दरिया में, आप ले जाओ जिसको लेके जाना है। तो अगर इस सब को आप कैसे कंट्रोल करोगे, आप दादागिरी से तो नहीं रोक पाओगे। मेरे पास माल पड़ा एक्स्ट्रा, मैंने बेच दिया, और आपने पता है जो रजिस्टर्ड शिपिंग रजिस्टर ऑफ शिपिंग है वो बोल रहा है कि 92% शिप्स मेड इन द वर्ल्ड आर रजिस्टर्ड। इसका मतलब है कि 8% गोस्ट शिप्स भी घूम रही हैं। अब वो गोस्ट शिप्स तो चाइना भी चला लेगा, सब छोटे छोटे कंट्री भी चला लेंगे, तो तुम कितनों को मॉनिटर करोगे। और यू आर नॉट द ओनली वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल मैरीटाइम बोर्ड, उसमें सारे मेंबर्स हैं। तो ये कुछ कर रहा है बचकानी हरकतें, लेकिन ऐसा होगा नहीं, उससे बिजनेस खत्म नहीं होगा। और बीआरआई जो है, बीआरआई ने ऑलरेडी उनको रास्ता दिखा दिया। बीआरआई ने तो आपके मलेशिया हांगकांग से लेके अपने यूरोपियन बॉर्डर तक उसने ब्लैक सी तक अपना बीआरआई तो लॉन्च कर दिया है। बाकी जिसको चाहिए वो अपने पाइपलाइन से माल दे देगा। अभी आप देखिए बीजिंग से चाबार पोर्ट जो शिपिंग चल रही है उसमें उन्होंने ऑलरेडी 1400 किलोमीटर की लाइन डाल दी। 13,000 ट्रांजेक्शन हैव टेकन प्लेस, वहां से कंटेनर्स आते हैं चाबार पोर्ट पे, और वहां से ऑयल जाता है ईरान से बीजिंग। तो उन्होंने अल्टरनेट, तो जब चाइना ने युद्ध करने की कोशिश करी है इकोनॉमिकल, तो ऑब्वियस है कि उसने अपना सारा स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स रखा ही होगा। तो अल्टीमेटली यही होगा कि घुटने पे तो अमेरिका को ही आना पड़ेगा। चाइना किसी भी मूड में नहीं है मेरे ख्याल से इनसे निगोशिएट करने के। जी, और सीके हचसन ग्रुप का अभी कोई ब्लैकस्टोन से अनुबंध नहीं हुआ है, तो पनामा कनाल ओपन है, तो ये 1.5 मिलियन का फाइन लगाने वाली बात जो है 17 अप्रैल से यूएसटीआर की, उसका अभी कोई तथ्य नहीं है। जब तक वो डील नहीं हो जाती तब तक ये किसी पोजीशन में नहीं है ये फ्रेट लगाने के लिए। मेन बात तो ये है। अब मैं आ जाता हूं भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक क्राइसिस हुआ है नोटबंदी के बाद, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के बाद, वन नेशन वन टैक्स के बाद। 5 लाख नौकरियों का नुकसान पिछले 5 साल में एमएसएमई क्लोजर्स को लेकर हुआ है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग क्राइसिस ज्यादा है। मोदी जी के सामने ही करीब 18 लाख यूनिट्स और 54 लाख लोगों की नौकरियां जाने की बात जो है एक साक्षात्कार में अखबार में आई थी, और उसमें यह भी लिखा था, बिजनेस स्टैंडर्ड के हवाले से यह खबर है, जिसमें भारत में 7 साल के भीतर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 18 लाख संगठित उद्योग बंद हो गए, जिसकी वजह से 54 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। ये एनएसएसओ और एएसयूआईएस का सर्वे है। इसमें 7 साल में 9.3% की गिरावट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आई है। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 25% जीडीपी का था, वो अब घट के 13.8% रह गया है। और एमएसएमई सेक्टर्स वो सब चीजें बनाते हैं जो मेन मैन्युफैक्चरर्स को चाहिए होती है एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने की। तो अब जो ये चाइना के खिलाफ अमेरिका ने एक
समझिए कि लड़ाई छेड़ दी है, एक युद्ध छेड़ दिया है, एक न्यूक्लियर टेरिफ वॉर छेड़ दी है। इसमें भारत के संदर्भ में भारत अब क्या कर सकता है अपने एमएसएमईज और एसएमईज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और क्या ये सुनहरा मौका है कि भारत में भी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग फिर से 25% जीडीपी का आ जाए? गिरीश जोशी जी। सर देखिए, आपको मैन्युफैक्चरिंग हब होने का मौका तो आपके पास पिछले 20 साल से है। एक आप साइट खोल के बच्चे देख लें कि क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ने बहुत पहले लॉन्च किया हुआ था। उसका जो मोटा मोटा जो प्रीफिक्स है उसमें लिखा है द गारंटर प्लेजेस टू रीपे सम और एंटायर लोन अमाउंट टू द लेंडर इफ बोरोअर डिफॉल्ट्स। आपने 10 करोड़ तक लोन लिए, आप छोटे एसएमई हो, अगर आप फेल हो जाते हो किसी वजह से, तो ये जो क्रेडिट गारंटी फंड जो है वो आपका पैसा दे देगा बैंक को। मतलब आप फ्री थे काम करने के लिए। उसका कितना गवर्नमेंट गारंटी, फॉलो अप हुआ? गवर्नमेंट गारंटी का कुछ पैसा नहीं। ये आप। वो हाँ, सीजीटी एमएससी आज भी देखेंगे तो वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। 2016 में फॉरेन घूमने के बाद मोदी जी को एक दिमाग में आइडिया आया कि हम लोग जीरो डेफिसिट जीरो इफेक्ट का हम लोग काम शुरू करेंगे। आपके माल में कोई डिफेक्ट, जीरो डिफेक्ट होगी और एनवायरमेंट को आप जीरो नुकसान करेंगे। तो वो एक अपना शगुफा ले आए थे जिसको ZED.MSME.gov.in पे आप देख सकते हो। वो 2017 में 16 में जो साइट बनी थी, वेबसाइट, वो यूट्यूब आज भी उसके ऊपर 2 ही वीडियो पड़े हैं और 7 साल के बाद उसके ऊपर कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, कोई इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं हुई। अभी 2018 में इसमें इन्होंने जेड सर्टिफिकेट करके इश्यू करना शुरू किया था। उसमें इन्होंने 3 कैटेगरी रखी थी कि जो भी इंडस्ट्री मीडियम लार्ज, उसमें ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड मेडल का अवार्ड डिक्लेयर किया था कि जो भी कंपनी इसमें क्वालिफाई होगी। तो उसमें 18 में जो कंपनियां थी उसमें आपने काफी मतलब दिए थे लिस्ट, मेरे पास अभी हाल है नहीं कुछ। इसकी कंपनियां थी तमिलनाडु और महाराष्ट्र, गुजरात, ऐसी कंपनियां, उनको उन्होंने अवार्ड्स दिए हैं। वो कंपनियां कहाँ है अभी? तो बता दे, तो अगर उनका मोटा मोटा हिसाब बांधो तो ये बता रहे हैं कि 6 करोड़ 24 लाख ये एमएसएमई रजिस्टर हुए थे इसी जेड सर्टिफिकेट के चक्कर में। और उनका अगर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट मानो तो 1 लाख करोड़ है। अगर 6 करोड़ 24 लाख इंडस्ट्रीज आप में रजिस्टर हुई और कुछ नहीं करो, आप 4 ही एवरेज पकड़ लो कि एक इंडस्ट्री ने 4 लोगों को नौकरियां दी, तो 24 लाख नौकरियां कहां गई? अभी वो कंपनियों का क्या स्टेटस है? और मजे की बात यह है कि ये जो अवार्ड आपने डिक्लेयर किए थे उसकी फीस आपने बोला पहले आप भर दो, फिर आपको हम लोग उसको रिफंड करेंगे 85%। ब्रॉन्ज में आपको अवार्ड लेना है तो आपको 10,000 रुपया भरना है, सिल्वर में अगर लेना है तो 40,000 और गोल्ड में लेना है तो 90,000। ये आपकी एंट्री फीस थी, मतलब आप ही पैसे से आपको अवार्ड दिया जाता था। उसके बाद आप आइए जीआईडीसी के, गुजरात का मैं बात कर सकता हूँ, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सब जगह पे था, स्टेट की सारी डीआईजी, उसमें बेसिक गवर्नमेंट में ये रूल था कि आप 30% डाउन पेमेंट करें और 75% ऑफ द प्लॉट वैल्यू या शेड वैल्यू जो था वो आपको 8-10 साल में ईएमआई में देना होता था। तो इन्वेस्टर का पैसा ब्लॉक नहीं होता था ऑन दैट। गुजरात में सौरभ पटेल जब आए 2007 में और साहब नए नए पूरा डेवलपमेंट करना चाहते, तो इन्होंने एक नया रूल लिया है क्योंकि इनको दोस्तों को पैसा बनाने का मौका पहले देना था। तो ये एक लेके आए कि इंडस्ट्रियल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पार्क्स। अब वो प्राइवेट पार्क चले गए तो जीआईडीसी निकम्मी हो गई। फिर ये एक और रूल लेके आए कि भाई जो भी इंडस्ट्रियल एस्टेट में बैठे हैं उनको 30% ऑफ द मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा, 80% गवर्नमेंट देगी। अब जब मैं 99 ईयर्स लीज पे हूँ, कोई भी इंडस्ट्रियल प्लॉट मेरे को ओनरशिप में नहीं दिया जाता है, वो लीज पे दिया जाता है। तो लीज इज नॉट सपोज टू पे द मेंटेनेंस, वो तो आप मालिक को आपको करना है। तो इन्होंने सारे वो जो बंद करने के फचड़े थे वो तो 2007-8 से ही शुरू कर दिए थे गुजरात में, अब वो इंडिया में हो रहे हैं। तो आपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पार्क जो गवर्नमेंट के थे उसको बंद कर दिया। आपने आईटीआई जो थी उसमें कोई एम्प्लॉयमेंट, आप देखिए 15,000 आपकी रजिस्टर्ड है, 24 लाख की आपकी कैपेसिटी है, वहां पे 12% ऑक्यूपेंसी नहीं है, तो बच्चे कहाँ गए? मतलब ना आपके ट्रेड में किसी को इंटरेस्ट है क्योंकि ट्रेड अपग्रेडेशन आपका सरकारी इंस्टीट्यूट में होता नहीं है। अभी जो आपने अपग्रेड कर दिया फिर आपने उसमें डीमार्क करके बोला कि इसी इंडस्ट्री में ये सिखाया जाएगा, उसमें एआई के प्रोग्राम्स कहां पर है? और रिमोट एरियाज में जो आईटीआईज है उनकी तो कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो अब वहां पे बच्चों को कैसे पढ़ाओगे? तो ये सब करने के चक्कर में आपने बड़े अनाउंसमेंट्स करे और उस होप में आपने बोल दिया कि अभी ये मैन्युफैक्चरिंग हब हो जाएगा।
लेकिन बेसिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब तक आपके ऑफिसरों का एटीट्यूड आपके, आज मैं अगर एक छोटा सा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने जाता हूं, ऑनलाइन लेने के बाद भी मेरे को ऑफिस के चक्कर तो काटना ही पड़ते हैं। ऑनलाइन कुछ भी नहीं है। आपने फेसलेस कर दिया कस्टम्स में, इंपोर्ट में, कि अभी आपको कस्टम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वहां पे आगे भी हम लोग प्रोग्राम कर चुके हैं कि फेसलेस में मैंने, अगर मेरा इंपोर्ट आया है और मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी है, तो मेरी बिल ऑफ एंट्री फाइल किसके पास जाएगी, नोबडी नोज। अभी एक मद्रास की जो हमेशा, अभी जैसे हम लोग कांडला की बात कर सकते हैं, कांडला में हमेशा टिम्बर आता है, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ कांडला में उतरता है। तो वो टिम्बर की आपकी जा रही है, मेघालय में कोई बैठा हुआ या दिल्ली एयरपोर्ट पे बैठा हुआ कस्टम ऑफिसर, ही डजंट नो द सब्जेक्ट। तो वो बोल रहे थे कि जो हमारा काम 5 दिन में हो रहा था उसको अभी 1.5 महीना लग रहा है, तो हमारा शिप का डैमरेज भी चढ़ रहा है। तो लिटरली टिम्बर इंडस्ट्रीज 85% वहां से भाग गई है। दे हैव गॉन टू कोंगो, दे हैव गॉन टू नाइजीरिया, दे हैव गॉन टू नाइजीर। और अभी मैं आपको बता दूं, उसी केस में याद आया तो केस में बताऊं, आप सिर्फ इब्राहिम त्रोवे डालिए, बुर्किना फासो का 37 ईयर्स का प्रेसिडेंट जो उसने कू करके कब्जा लिया है, उसने सबसे पहले काम किया, दे आर द 5th बिगेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड। तो फ्रांस की जो कॉलोनी थी वो यहां से गोल्ड उठा के लेके जाते थे, रॉ वहां पे मैन्युफैक्चर करते थे, प्रॉफिट वो रखते थे। इसने पहले वो बंद कर दिया, फ्रांस की आर्मी को 24 घंटे में निकाला, देश निकाला दे दिया। अब वो उसने क्या करा, कॉटन इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बुर्किना फासो का कॉटन जो है, तो उसने वहीं पे टेक्सटाइल्स इनवाइट करी, वहीं पे उन्होंने जिनिंग प्रेसिंग की मिल्स को इनवाइट करा। गोल्ड उसने बोला मैं खुद ही रिफाइन करूंगा और मैं ही मार्केट रेट पे बेचूंगा। तो उसने पूरा जो ट्रांसफॉर्म किया है, और पीपल आर सो हैप्पी कि उसने तो रातों रात पूरे बुर्किना फासो को चेंज कर दिया था, जो ये लोग कर रहे थे। लेकिन वर्स्ट पार्ट देखिए कि उस पे 2022 में चार्ज लेने के बाद 11 अटेम्प्ट्स हुए उसको मार डालने के। ये है ईस्ट वेस्ट की पॉलिसी, ये आपको ग्रो करने नहीं देंगे। अगर ये अब एशिया और मिडिल ईस्ट समझ रहा है, तो इनको बिल्कुल, इनको कॉलोनी वाले कॉन्सेप्ट में से बाहर निकाल के फेंकना पड़ेगा। जो ट्रंप भी वही कर रहा है, अब वो युद्ध नहीं कर पा रहा है तो इकोनॉमिकल वॉर आप पे डिक्लेयर कर रहा है। तो नाउ द ईस्ट एंड वेस्ट विल हैव टू डिसाइड, गेट टुगेदर, और इनका ये कॉलोनियल जो कॉन्सेप्ट है इसको खत्म करना पड़ेगा जी। मैं मैन्युफैक्चरिंग पे वापस आता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने स्टेट किया था कि टोटल इन्वेस्टमेंट 1,46,000 करोड़ की रियलाइज हो गई है अगस्त 2024 तक अंडर पीएलआई स्कीम, और एक्सपेक्टेशन 2 लाख करोड़ की इन्होंने दी थी। जब एक आरटीआई फाइल की जाती है, उस आरटीआई में 3 सेक्टर्स यानी कि फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स और मोबाइल फोन्स, लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के अंडर आते हैं। उनमें 75% यानी कि 4,47,000 जॉब्स ही क्रिएट हो पाती हैं इस सारे समय में। और एक्सपोर्ट जो थे वो 4 लाख करोड़ रुपए का दावा है कि एक्सपोर्ट हैव एक्सीडेड बाय 4 लाख करोड़ रुपीस इन की सेक्टर सच एज इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड फूड प्रोसेसिंग। अब मिनिस्ट्री तो कुछ और कह रही है कि हमारे जो एमएसएमईज और स्टार्टअप्स हैं उसमें 7 फोल्ड इंक्रीज हो गया स्टार्टअप्स का, जबकि आप ही ने एक बताया था कि फूड प्रोसेसिंग में अभी तक जो 5,000 नौकरियां जानी थी सब जगह, उसमें खाली 19 लोकेशंस में ही नौकरियां जनरेट हो पाई हैं। और बाकी सिनेरियो जो आप देख लीजिए, राजस्थान में 300, मध्य प्रदेश में 600, देवस में 200, गुजरात सूरत में 600, महाराष्ट्र सतारा में 229, यानी मतलब गिनती सवाए उड़ीसा के जिसमें 2124 हैं, दहाई के आंकड़े में है। तो और उत्तराखंड में दिखाई इन्होंने 16,040, हरिद्वार में जो भी है। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात हो, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की बात हो, सीटी स्कैन इंडस्ट्री, लोकल प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, 1,95,000 करोड़ के बजट में मात्र 11,900 करोड़ रुपए का ही उन्होंने जो है अप्रूवल्स दिए हैं, पास किया है जो भी बिल्स आए होंगे पीएलआई की स्कीम में। आगे मामला बिल्कुल खटाई में पड़ गया है। चाइना से हमारा इंपोर्ट 100 बिलियन से ज्यादा है, 108 बिलियन के करीब इस वित्तीय वर्ष में भी हो जाएगा। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर हम चाइना पे ही डिपेंडेंट है इंपोर्ट पे, तो पीएलआई के अंडर मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसका एक्सपोर्ट, इसको अब नए सिनेरियो में जिसमें चाइना पे टैरिफ ज्यादा लग चुका है 125%, और अमेरिका चाहेगा कि चाइना से इंडिया का इंपोर्ट कम हो, रशिया से क्रूड ना खरीद के उनसे खरीदा जाए। तो इस सारी वैश्विक राजनीति में जहां हम बिल्कुल झुक गए हैं और वियतनाम, कंबोडिया की तरह 0% टैरिफ लगाने के लिए भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे तैयार हैं, उधर यूरोप यूनियन ने भी कह दिया है कि हमारी गाड़ियों पर आप 0% ड्यूटी कर दीजिए अगर अमेरिका के लिए कर रहे हैं। तो फिर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हाल क्या होगा? नौकरियां तो और चली जाएंगी। हमारी नौकरियां जो अमेरिका से बिजनेस शिफ्ट हुआ था, यहाँ पे नौकरियां बनी थी, अब यहाँ की नौकरियां वापस अमेरिका चली जाएंगी। आपका इसके बारे में क्या कहना?
नहीं, आपकी नीयत है, वही देश की नियति डिसाइड करेगा। अगर आपका टैक्स टेररिज्म और आपका पैसा बनाने का और ब्लैकमेल करने का कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा। आज कल मैं किसी चाइनीज इन्वेस्टर से बात कर रहा था, इंडियन है, वो चाइना में इन्वेस्ट करता है, उसने पाइप्स की फैक्ट्री डालनी है, उसका अप्रूवल आ गया 5 दिन के अंदर, वो वहीं पे था। और वहां पे बोलता है कॉन्सेप्ट है कि द शेड इज गिवन ऑन रेंटल्स टू मी, और उसमें अगर कोई फेरफार करना है तो पहले सिविल कॉन्ट्रैक्टर आ जाता है, वो मैं जैसे चाहूं वैसे बना देता है। मेरी मशीन आने आने बाद उसी के साथ उसी लाइन के कॉन्ट्रैक्टर को मेरे को आउटसोर्स कर लेके मैं दे देता हूं। मैं इंडिया में बैठा हूं, मेरा प्रोग्राम वहां चल रहा है, हर घंटे में मेरे को अपडेट आ रहा है, मेरा प्रोडक्शन। तो वहां पे एक पूरी गैंग होती है उस सब्जेक्ट की मास्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर अपने लेबर लाके अपना काम कर लेता है। आप आउटसोर्सिंग यहाँ पे क्यों नहीं करा पाते हो? आपने भी ऐसे, आपके पास बैंक में, आपके बैंक्स में, आपकी एम्बेसीज में, बिजनेस अटैचीज में, सारे वो एक कॉन्सेप्ट्स हैं। आप कर दीजिए कि भाई जीआईडीसी में अगर आपकी इंडस्ट्री नहीं चलती है, चाइना में आपकी इंडस्ट्री नहीं चलती है, आपने रिपोर्ट कर दिया, तो ऑल्टरनेट आदमी खड़ा होता है जो आपको वॉक ओवर देता है और वो अपना प्रोडक्शन शुरू कर लेता है। तो अगर ईज टू डू बिजनेस आप सिर्फ पेपर पे ला रहे हो, अभी इसमें देखिए एक आरओसी एक कॉन्सेप्ट है जो वर्ल्ड में एडमिटेड है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट। अब उसमें परसेंटेज वाइज अगर आपने हैवी इंडस्ट्रीज में 10 लाख रुपया रोका है तो वो आपको एक आदमी को नौकरी देगा। एग्रीकल्चर में अगर 50,000 का इन्वेस्टमेंट है तो एक को देगा। अभी आप उसमें कंपेरेटिव डिवाइड करके देख लो, आपका जो इन्वेस्टमेंट आप बता रहे हो तो उसकी एवज में नौकरियां कहाँ गई? आप रजिस्टर्ड लिस्ट आप देख रहे हो, गुजरात में 35 लाख रजिस्टर हुए हैं, आंध्र प्रदेश में 32 लाख, मध्य प्रदेश में 39 लैक्स, राजस्थान में 35 लैक्स, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 50 लैक्स। तो ये सब जो इन्वेस्टमेंट हुए इसके एम्प्लॉयमेंट कहां पर है? तो उसका आप पेपर क्यों नहीं, व्हाइट पेपर प्रोड्यूस करते हो? तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ आंकड़े देने, जैसे मैंने आपको बताया कि क्रेडिट गारंटी की साइट 2017 के बाद अपडेट ही नहीं हुई है। आज अगर मैं रजिस्टर करना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा? उसमें वहां पे कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी वहां पे है ही नहीं। तो आपने शुरुआत कर देनी है, उसके बाद फॉलोअप जब तक आपके पास नहीं होगा, चाइना विल हेल्प यू फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द फैक्ट्री। वियतनाम में आप चले जाओ, वियतनाम में आपको एक आदमी कॉमर्शियल का दिया जाता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर एवरी डिपार्टमेंट। आपने हर डिपार्टमेंट में नहीं जाना है, आपका वहां पे कोऑर्डिनेटर मिल जाता है जो सब डिपार्टमेंट से बात करता है और आपको, तो दिस वी विल हैव टू नीड। अभी आप जो ऑयल की बात कर रहे हो कि उसने कंपल्सन करा रहा है, तो बहुत ही होशियारी से मुकेश अंबानी ने बहुत पहले सोच लिया था, उसने अपनी रिफाइनरी को एसईजेड में रखा हुआ है। एसईजेड पे कोई इंटरनेशनल नॉर्म्स काम नहीं करते, आपके सैंक्शंस, रिस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड आइटम भी मैं एसईजेड में मंगा सकता हूं और उसको एक्सपोर्ट कर सकता हूं। तो ये वहां पे रोक नहीं पाएगा। धड़ल्ले से मुकेश अंबानी चाइना, रशिया, वियतनाम, कहीं से भी, ब्राजील, सब जगह से वो ऑयल लेगा, रिफाइन करेगा, एक्सपोर्ट इन्हीं को करेगा और इन्हीं से कमाएगा। चाइना से लिया हुआ रुपीज में माल भी तो अमेरिका ने भी तो ऑयल लिया है हमसे रिफाइन करने के बाद, जामनगर रिफाइनरी। तो दिस कॉन्सेप्ट में नहीं है, देर आर ऑलवेज, वो आपने बिजनेसमैन पे छोड़ दिया है तो वो आपके रूल्स तोड़ मोड़ मरोड़ के अपना काम करवा लेगा। गवर्नमेंट डोल्ड्रम में आएगी, क्योंकि अभी आपको हब बनाना है, तो आपके पास एक ही जिम्मेदारी है कि आप अपना एटीट्यूड चेंज करो, आप इजी टू वर्किंग कर दो। ईज टू वर्किंग अगर आप कर दोगे, आप कुछ नहीं करो, एक ना डिक्लेयर कर दो कि भाई 1 महीने तक कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर आपके इंस्टीट्यूट में या यूनिट में नहीं आएगा, आप फ्रीली काम करो, ना इनकम टैक्स आएगा, ना जीएसटी आएगा, और आप देखिए कि कैसे इंडिया के बिजनेसमैन आपको मिरेकल करके दिखा सकते हैं। जी, जो आपने वर्कर एम्प्लॉयड की बात की इनफॉर्मल सेक्टर में, उसका डेटा जो है वो एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज एएस यूएसई के 2022-23 के आंकड़े को अगर मैं देखूं तो 2015-16 से 2022-23 में 16.45 लाख नौकरियां, यानी कि 1.5% नौकरियां, जो 10 करोड़ 96 लाख बनती हैं, कंपेयर टू 2015-16 जिसमें 11 करोड़ 13 लाख नौकरियां बनती थी। और उसी में जो डेटा अब मैंने लेटेस्ट आपको बताया है, उसमें कुल उद्योगों में 18 लाख उद्योग बंद हुए हैं, 54 लाख नौकरियां 2022-23 से 2024-25 में चली गई हैं। मतलब कि डिक्लाइन इन मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन अ लॉट। भारी मात्रा में यूनिट्स बंद हुए हैं और भारी मात्रा में नौकरियां गई हैं। और दूसरी तरफ अगर जीवीए की बात करें, ग्रॉस वैल्यू एडिशन की बात करें, तो महाराष्ट्र रैंक फर्स्ट आया है 2023-24 का। गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, 5 स्टेट्स जो हैं, ये 54% टोटल जीवीए का मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट बनते हैं। तो इसका मतलब है कि पंजाब, हरियाणा, जैसे कि मैंने आपको फूड पार्क्स का बताया कि कुछ स्टेटों को छोड़कर, 2-3 स्टेटों को छोड़कर बाकी सारी स्टेटों में फूड पार्क्स हों, मैन्युफैक्चरिंग के हब्स हों, एमएसएमईज हों, पीएलआई स्कीम्स हों, इफेक्टिव नहीं है।
और आने वाले समय में भारत को अपनी नीति फाइनल करनी पड़ेगी कि उसको किस दिशा में जाना है, क्योंकि नौकरियां भी जनरेट होनी है। और हमने पहले प्रोग्राम में ये भी डिस्कस किया था कि जिस तरीके से हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं आईटीआई की, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उस ट्रेनिंग में भी बहुत सारा घोटाला है, और सरकार को सिरे से बच्चों को ट्रेन कैसे करना है और उनको सही दिशा में जॉब्स कैसे प्रोवाइड करानी है, और भारत को सही दिशा मैन्युफैक्चरिंग में, ताकि हम 25 से 26% अपना जीवीए का या अपनी जीडीपी का प्रोड्यूस कर सकें, उस डायरेक्शन में मूव करना है। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए गिरीश जोशी जी और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू।